ठंड में एक रजाई में सोने वाला मोहल्ला। विनीता अपने हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप लिए बालकनी में खड़ी थी। कई दिनों की धुंध के बाद आज आसमान थोड़ा साफ नजर आ रहा था। सुनहरी धूप को देखकर विनीता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो खुद से ही बातें करने लगी। वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज सूरज देवता के दर्शन हो गए, वरना पिछले एक हफ्ते से तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज दादा छुट्टी पर चले गए हो। आज तो मौसम वाकई बहुत सुहाना है। क्यों ना आज घर की रजाई को अच्छी तरह धूप दिखा दूं। हमारे घर में एक ही तो रजाई बची है और उसकी हालत भी चूहों ने खराब कर दी। कमबख्त चूहों ने जगह जगह से कुतर कर उसे छलनी बना दिया है। और ऊपर से प्रभास जी, उन्हें तो रात को सोते समय न जाने क्या होता है, इतनी गैस बनती है कि पूरी रजाई में अजीब सी महक बस गई है। अगर आज इसे धूप नहीं दिखाई तो कल से इसमें सोना मुश्किल हो जाएगा। धूप लग जाएगी तो थोड़ी फ्रेश हो जाएगी और कीटाणु भी मर जाएंगे। विनीता तेजी से कमरे की तरफ भागती है। कमरे में उसका पति प्रभास बड़े मजे से रजाई में दुबक कर खर्राटे मार रहा था। विनीता ने बिना सोचे समझे रजाई का एक कोना पकड़ा और उसे जोर से झटक कर खींच लिया। अचानक ठंड लगने से प्रभास की नींद खुल गई और वो गुस्से में उठा। क्या बदतमीजी है विनीता, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आज संडे है और मैं कितनी शांति से सो रहा हूँ? कड़ाके की ठंड में कोई अपनी रजाई छोड़ता है क्या? तुम तो ऐसे रजाई छीन रही हो जैसे कोई डाकू लूट रहा हो। सोने दो मुझे, अभी अभी तो सुबह के सपने शुरू हुए थे। उठ जाइए प्रभास जी, संडे है तो क्या आप पूरे दिन चादर तान कर ही सोएंगे? सुबह के 11 बज चुके हैं। बाहर जाकर देखिए कितनी शानदार धूप खिली है। सारे दिन सोते हुए ही निकालोगे क्या? जाइए जल्दी से उठकर नहा लीजिए और थोड़ी देर धूप में बैठिए। अरे भाई, तुम तो पीछे ही पड़ गई। बिना रजाई के अब मैं इस ठंडी हवा में सो ही कहाँ पाऊंगा। तुमने तो नींद का सत्यानाश कर दिया। चलो, इससे अच्छा है कि मैं उठ ही जाता हूँ और चाय पीकर धूप का आनंद लेता हूँ। पर याद रखना, रात को अगर मुझे ठंड लगी तो मैं तुमसे रजाई छीन लूंगा। विनीता मुस्कुराते हुए रजाई लेकर बालकनी की तरफ बढ़ती है और उसे रेलिंग पर फैला देती है। तभी अचानक उसकी नजर नीचे गली में जा रही एक रेहड़ी पर पड़ती है। एक आदमी जोर जोर से आवाज लगा रहा था, सस्ती रजाई ले लो, फैक्ट्री के भाव में नई रजाई ले लो। विनीता ने जब रजाई वाले को देखा तो उसके दिमाग में ख्याल आया, वैसे प्रभास जी की बात भी सही है। हमारे घर में बस एक ही रजाई है और कड़ाके की ठंड में मुन्ना, मैं और प्रभास तीनों उसी में सिमट कर सोते हैं। रात भर छीना झपटी चलती रहती है। कभी मुन्ना के पैर बाहर रह जाते हैं तो कभी मेरी कमर खुली रह जाती है। क्यों ना एक नई रजाई और ले लूं? अगर ये रजाई वाला सस्ते में दे रहा होगा तो इस साल की ठंड आराम से कट जाएगी। विनीता बिना देरी किए सीढ़ियों से नीचे उतरकर रजाई वाले के पास पहुंच गई। मैडम जी, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आज मैं इस गली में आया हूँ। शहर की एक बहुत बड़ी रजाई बनाने वाली फैक्ट्री बंद हुई थी और वहाँ का सारा बचा हुआ स्टॉक मैं औने पौने दाम में उठा लाया हूँ। रजाई की क्वालिटी देखिए, एकदम मखमली है। वैसे तो इसकी कीमत 1500 है, लेकिन मैं सबको 500 रुपए में दे रहा हूँ। एक पैसा भी कम नहीं होगा क्योंकि पहले ही बहुत घाटा सहकर बेच रहा हूँ। भाई साहब, 500 रुपए तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अब हम कोई एक दो रजाई थोड़ी लेंगे। देखिए, मेरे साथ मेरी सहेलियां और पड़ोसने भी हैं। अगर आप सही दाम लगाएंगे तो हम पूरे मोहल्ले के लिए आपसे रजाइयां खरीद लेंगे। कम से कम 20-25 रजाइयां बिक जाएंगी आपकी। अब आप सोच लीजिए कि आपको थोक में माल बेचना है या शाम तक गली गली भटकना है। हम तो एक रजाई के 200 से ज्यादा नहीं देंगे। अरे मैडम, 200 रुपए में तो रुई भी नहीं आती। आप तो मेरा गला ही काट रही हैं। चलिए ना, आपकी ना मेरी, मैं 300 की एक लगा दूंगा। इससे कम में तो मेरा घर बिक जाएगा। रजाई बहुत अच्छी है, एक बार ओढ़कर सोएंगी तो सुबह तक पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। विनीता की बातों में आकर पूरे मोहल्ले की औरतों ने एक ही रंग और एक ही डिजाइन की लाल मखमली रजाइयां खरीद ली। रात हुई और कड़ाके की ठंड के बीच सब अपने अपने घरों में नई रजाई ओढ़कर सो गए। विनीता भी प्रभास और मुन्ना के साथ बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, आज तो पूरे मोहल्ले ने एक जैसी रजाई खरीद ली है। सबका रंग एक है, डिजाइन एक है। अगर कल सुबह धूप में सुखाते समय मेरी रजाई किसी और के घर चली गई या पड़ोसन की रजाई मेरे पास आ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा? ये शर्मा आंटी तो ऐसी हैं कि अगर मेरी नई रजाई उनके पास चली गई तो वो कभी वापस नहीं देंगी। कहेंगी कि ये उनकी ही है। मुझे अपनी रजाई पर कोई ना कोई पक्का निशान बना लेना चाहिए ताकि उसकी पहचान बनी रहे। विनीता बिस्तर से उठी और कोठरी से सुई और सफेद धागा निकाल कर लाई। वो रजाई के एक कोने पर अपना नाम लिखने लगी। प्रभास गहरी नींद में था। तभी विनीता की सुई अचानक रजाई के पार निकल गई और सीधे प्रभास के पैर में जा घुसी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है विनीता? तुम पागल हो गई हो क्या? रात के 12 बजने और तुम रजाई के अंदर सुई धागा लेकर बैठ गई हो। तुमने तो मेरा पैर ही छेद दिया। पूरा मोहल्ला देखो शांति से सो रहा है, सड़कों पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा, और तुम हो कि यहाँ सिलाई कढ़ाई की दुकान खोलकर बैठी हो। मुझे सोने तो आज पता नहीं क्यों बहुत गहरी नींद आ रही है।
अरे प्रभास जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस पहचान के लिए नाम लिख रही थी। पर आप सही कह रहे हैं, आज मोहल्ला कुछ ज्यादा ही शांत है। ना तो मिस्टर अय्यर के घर से उनके खर्राटों की आवाज आ रही और ना ही मिसेस शर्मा के घर से बर्तनों के गिरने की। यहाँ तक कि चौकीदार की सीटी भी नहीं सुनाई दे रही। इतनी ज्यादा शांति तो डरावनी लग रही है। अरे बाबा, ठंड ज्यादा है इसीलिए सब दुबक कर सो गए होंगे। अब तुम अपनी ये जासूसी बंद करो, रजाई में मुंह डालकर सो जाओ। मुझे तो अब बस और कोई बात नहीं करनी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही हैं। प्रभास इतना बोलकर रजाई के अंदर गया और जाते ही जैसे बेहोश हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये सोने का नाटक कर रहे हैं या फिर इस नई रजाई में कुछ लोचा है। लेटने के 2 मिनट के अंदर ही इंसान ऐसे कैसे सो सकता है जैसे कोई कुंभकर्ण हो। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। विनीता दबे पांव बालकनी में गई और छिपकर नीचे गली में देखने लगी। उसने देखा कि 2 आदमी काले कपड़ों में दबे पांव मोहल्ले में घूम रहे थे। विनीता ने अपनी सांसें रोक ली और उनकी बातें सुनने की कोशिश की। अरे भाई, देख लिया मेरा कमाल। इस पूरे मोहल्ले को मैंने नींद वाली रजाई बेच दी है। इन रजाइयों की रुई में मैंने खास किस्म की नींद की दवा का स्प्रे किया था। जैसे कोई इसे ओढ़कर सांस लेगा वह गहरी बेहोशी में चला जाएगा। अब कम से कम 10 घंटे तक ये लोग मुर्दों की तरह सोएंगे। चल अब तिजोरियां साफ करते हैं, आज तो अपनी लॉटरी लग गई। वाह उस्ताद, क्या स्कीम निकाली है। सबको लगा कि सस्ती रजाई मिल रही है, पर उन्हें क्या पता था कि वो अपनी बर्बादी खरीद रहे हैं। चल सबसे पहले उस अय्यर के घर चलते हैं, सुना है बहुत सोना है उसके पास। विनीता के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे अब समझ आया कि प्रभास और मुन्ना इतनी गहरी नींद में क्यों थे। उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया। उसे पता था कि अगर वो शोर मचाएगी तो चोर भाग जाएंगे या उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसने पुलिस को फोन किया। तभी विनीता ने देखा कि चोर अय्यर जी के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए हैं। विनीता ने अपनी नई रजाई उठाई और दबे पांव उनके पीछे गई। जैसे ही दोनों चोर अलमारी की तरफ बढ़े, विनीता ने फुर्ती दिखाई और उन दोनों के ऊपर वही नींद वाली रजाई पूरी तरह फैला दी। चोर रजाई के नीचे दब गया और दवा के असर से तुरंत बेहोश हो गए। तभी वहां पुलिस आती है और पुलिस के सायरन से सब लोग जाग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके घर में चोर आया है। ओह माय गॉड विनीता बहन, सच कहूं तो हमें इस मुसीबत में फंसाने वाली भी तुम ही थी, क्योंकि तुम्ही ने वो नई रजाई खरीदने के लिए सबको उकसाया था। पर यह भी मानना पड़ेगा कि अगर तुम जागती नहीं रहती तो आज हम सबके घर खाली हो जाते। हाँ विनीता बहन, तुम्हारी उस पहचान बनाने वाली सनक ने आज पूरे मोहल्ले की इज्जत और पैसा बचा लिया। हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें रजाई के लिए बहुत तंग किया था। इंस्पेक्टर साहब, आप ये सारी रजाइयां ले जाइए और इन्हें जला दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सस्ती रजाई जो हमारी जान के दुश्मन बन जाए। आज मुझे सबक मिल गया है कि कभी भी बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। सस्ते के चक्कर में पड़कर हम बड़ी मुसीबत मोल ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अब से हम अपनी उसी पुरानी चूहों वाली रजाई में सोएंगे। कम से कम वो वफादार तो है, और कल ही हम एक अच्छी दुकान से महंगी लेकिन सुरक्षित रजाई लाएंगे। जान है तो जहान है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर अंजलि कलश गिराकर अंदर आती है, जहां उसकी सास उससे कुछ रस्में करवाती है। सारी रस्में होने के बाद, अविनाश बेटा जा, बहू को कमरे में ले जा, वो भी थक गई होगी ना। जाओ बहू, अब आराम कर लो, बाकी की रस्में कल हो जाएंगी। इतनी दूर की बारात थी तो थक गई होगी ना। ले जा इसे बेटा। जी माँ। अविनाश अंजलि के साथ कमरे में जाता है, जहां थकान के चलते वो लोग जल्दी ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को अचानक अंजलि ठंड के मारे कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है? इस ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी, लेकिन ये अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? कहीं कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं खुला? अंजलि उठकर सारे खिड़की दरवाजे देखती है तो वो बंद होते हैं। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एसी पर जाती है, जो कि ऑन था। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में एसी किसने चला दिया? क्या हुआ अंजलि, क्यों आधी रात को बड़बड़ा रही हो? चलो सो जाओ। अविनाश देखो तो, ना जाने किसने अपना ये एसी ऑन कर दिया है। ये तो मैंने ऑन किया है। मुझे ठंड के मौसम में भी एसी चलाकर सोने की आदत है, और अब तुम भी ये आदत डाल लो। चलो अब सो जाओ। ठंड में कपकपाते हुए जैसे तैसे अंजलि सो जाती है। अगली सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर वो अपनी सास ससुर के कमरे में ले जाती है, जहाँ उसके सास ससुर भी एसी चलाकर सो रहे थे। लगता है इन सबका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जो इतनी ठंड में भी ये एसी चलाकर सोए पड़े हैं। अंजलि अपने सास ससुर को चाय देकर कांपते हुए उस कमरे से बाहर लौट आती है। कितना ठंडा कमरा कर रखा है। कुछ देर बाद अंजलि अपनी पहली रसोई बनाकर सबको परोसती है। सभी लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं।
जिन्हें देख अंजलि कहती है, अगर आप लोगों को इतनी ठंड लगती है तो रात को एसी चलाकर क्यों सोते हो? क्योंकि बहू, हम सबको पूरा साल एसी में सोने की आदत है, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात का कोई और मौसम, बिना एसी के हम सो नहीं सकते। मेरा शक सही था, इन सब का ऊपर वाला माला खाली है। लगता है या तो ये सब खानदानी हिले हुए हैं या फिर नर्स के हाथ से पैदा होते हुए गिर गए होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर लगातार कोहरा छाया हुआ था। धूप को निकले कई दिन जो हो गए थे। एक तो इस ठंड में मेरी कुल्फी जम गई है, ऊपर से इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। एक काम करती हूँ, अपनी ननद सुप्रिया को बोल देती हूँ मेरे साथ बर्तन धुलवाने में मेरी मदद करेगी। ये सोचकर वो अपनी ननद के कमरे में जाती है। सुप्रिया, आज गाजर का हलवा, पूड़ी, मटर पनीर, काफी पकवान बने थे तो कई सारे बर्तन हो गए। चलो ना, मेरे इन बर्तन धुलवाने में मदद कर दो। ना भाभी ना, इतनी ठंड में मैं तो पानी में हाथ नहीं डाल सकती। इतनी ठंड लग रही है तो फिर ये एसी चलाकर क्यों बैठी हो? ओफो, कितनी बार बताएं आपको कि एसी के बिना हम नहीं रह सकते। अंजलि के ससुराल में सबको ठंड में भी एसी में रहने की आदत थी, लेकिन अगर वो गलती से किसी को भी काम के लिए बोल दे तो सभी ठंड के बहाने बना लेते थे। ना बहू ना, मुझसे ये सब्जी नहीं कटती। देख नहीं रही कितनी ठंड है, मुझसे तो रजाई से भी हाथ बाहर नहीं निकाला जा रहा। अच्छा ला, मुझे जरा एसी का रिमोट तो दे, एसी ऑन कर लूं। जी तो चाहता है आज की सब्जी में जहर मिलाकर इन सबको दे दूं। ठंड में एसी में पड़े रहना है, लेकिन काम के लिए बोलो तो सबको ठंड लगने लग जाती है। अब अंजलि खुद ही सारा दिन घर का काम करती रहती और रात को बिस्तर पर सोने जाओ तो एसी के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आती। अविनाश जी, आप ये एसी बंद कर दीजिए ना, मुझसे ये एसी की ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ ठंड है अंजलि, और तुमने ऑलरेडी 2 रजाई ले रखी है। मैं एक कंबल तुम्हें और दे देता हूँ, लेकिन एसी बंद करने के लिए मत बोलना। तुम तो दिन में भी आराम कर लोगी, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी बिना एसी के। अंजलि का पति उसकी एक नहीं सुनता, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन से अंजलि को ढेर सारी छींकें आने लगी। वो लगातार छींकें मारती जा रही थी। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अगर मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा भरी जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़ा शौक है ना इन लोगों को ठंड में भी एसी चलाकर सोने का। अब इन्हें बताती हूँ कि ठंड होती क्या है, लेकिन पहले खुद के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लूं। अंजलि अदरक वाली चाय बनाकर पीती है, जिसके बाद सबको नाश्ता परोसती है। लेकिन ये क्या, आज तो नाश्ते में गर्मियों वाला नाश्ता था। वो सबके लिए नाश्ते में ठंडा ठंडा बनाना शेक, उसमें आइसक्रीम, कस्टर्ड और ठंडी बर्फ डालकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। भाभी, ये जनवरी का ठंडा महीना चल रहा है, कोई गर्मियों का अप्रैल मई नहीं जो आप ये गर्मियों वाला नाश्ता ले आई। आप लोग जब इतनी ठंड में भी एसी चलाकर सो सकते हैं तो फिर ये ठंडा नाश्ता क्या चीज है। करिए नाश्ता। ठंड में आइसक्रीम डला शेक पीने का भी एक अपना ही अलग मजा है। उफ, ये ठंडा नाश्ता करके तो मेरे दांत ही बजने लगे। अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फिर अगले दिन अंजलि सभी के सारे गर्म कपड़े एक साथ धो देती है, जिसके बाद ससुराल वालों के पास एक भी गर्म कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता, जिसके चलते सब ठंड से ठिठुरते हुए कहते हैं, बहू मेरी एक भी गर्म शॉल और स्वेटर नहीं मिल रहा, मेरे सभी गर्म कपड़े कहाँ हैं? हाँ भाभी, मेरी भी कोई सॉक्स, कैप या स्वेटर नहीं मिल रही है। मेरी अलमारी में भी मेरी लोई और गर्म टोपी नहीं है। अंजलि, मेरी भी जैकेट, जीन्स कुछ भी नहीं है। अरे आप लोगों को ठंड कहाँ लगती है? जब आप लोग 8-9 डिग्री में भी एसी में सो सकते हैं तो फिर आपको ठंड कहाँ लगती होगी? उसकी बात का कोई जवाब न देकर वो सभी रजाई में बैठ जाते हैं। उधर अंजलि भी अपनी हरकतें जारी रखती है। वो घर का गीजर कनेक्शन भी काट देती है, जिससे अब सबको न चाहते हुए भी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। हे भगवान, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसा करता हूँ, अब जल्दी मैं ठंडे पानी से ही नहा लेता हूँ। अविनाश ठंडे पानी से ही नहा लेता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सबका गीजर एक साथ कैसे खराब हो गया। ठंडा खाना खाने और ठंडे पानी से नहाने के कारण, साथ ही ठंडे एसी की हवा में सोने के कारण अब उन सबकी तबीयत काफी खराब रहने लगती है। अंजलि जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। इन सबकी बॉडी का टेम्परेचर तो काफी गिर चुका है। इन लोगों ने क्या कोई ठंडी चीज खाई थी? जल्दी से इन सबको अस्पताल में भर्ती करना होगा। डॉक्टर, ये लोग ठंड के इस मौसम में भी एसी चलाकर सोते हैं। ये लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। क्या एसी? आप सब लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप सबकी बॉडी का टेम्परेचर फ्रीज होने की कगार पर है। आप सबको गर्माहट की काफी जरूरत है, साथ में मेडिसिन की भी। अगर आप लोग एक और बार एसी में सोए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। उन सबको जल्दी से अस्पताल ले जाकर आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर आते ही अविनाश सबसे पहले एसी का तार निकाल देता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो एसी चलेगा ही नहीं। हाँ तो
हम लोग पागल थोड़ी ना है जो एसी ठंडी के मौसम में भी चलाकर सोएंगे। हम लोगों को मरना थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अब एसी चलेगा तो सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। निकाल बेटा, सभी एसी की तार निकाल दे। अंजलि अब मनी मन खुश थी कि कम से कम अब उन सब की ठंड में एसी में सोने की आदत तो छूटी। Thanks for watching.